नमस्कार दोस्तों, इरावर्ड की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने पाठ्यक्रम के विषय में थोड़ा चर्चा किया था और जो आरओ एआरओ की भर्ती है समीक्षा अधिकारी, जिसे सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों एक साथ पद हैं, तो इस पे एक हम लोगों ने केवल हिंदी के विषय में चर्चा किया था। मैं आपको हिंदी ही पढ़ाऊँगा। तो हमने 6 टॉपिकों की बात की थी कि हिंदी के जो सिलेबस है प्री एग्जाम में, उसमें कुल 6 टॉपिक आने हैं। कुल 6 टॉपिक में आपने एक एक करके देखा था। जैसे हम लोगों ने बात की थी विलोम शब्द की, कि विलोम शब्द आएगा। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि पर्यायवाची शब्द भी हमारे सिलेबस में है। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची के बाद हमने देखा था कि तत्भव तत्सम भी है, तत्भव तत्सम। इसके बाद जो है इसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। इसके बाद जो 5वां टॉपिक है वो है विशेष विशेषण, विशेष विशेषण, विशेष विशेषण। और अगला जो टॉपिक है वो है शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्ध। तो इन 6 टॉपिकों के विषय में हम लोग कल चर्चा किए थे। थोड़ा बहुत डिटेल में तो चर्चा हो नहीं पाई थी, लेकिन इसका परिचय जरूर हुआ था कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्भव तत्सम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और विशेष विशेषण और शुद्ध वर्तनी एवं वाक्य शुद्ध। तो हमने कहा था आपसे कि कल हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा स्टार्ट करेंगे, और वो टॉपिक आज हमने जो चुना है, जो आज हमने आपको पढ़ाने के लिए जो टॉपिक लिया है वो है विशेष विशेषण। तो आपके सामने जो विशेष विशेषण है, इसमें देखिए 2 शब्दावलियां हैं। एक शब्दावली है विशेष और दूसरी शब्दावली है विशेषण। वैसे अगर हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। इतना तो हम लोग कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में जरूर पढ़े हैं। अगर व्याकरण के पुस्तक पढ़े हैं तो उसमें विशेष और विशेषण की हल्का फुल्का जरूर चर्चा हो। लेकिन ये जो आपका सिलेबस है ये केवल विशेष विशेषण तक ही सीमित नहीं है, ये बृहद स्तर पे है। केवल विशेष जान लेना, केवल विशेषण जान लेना, इससे जो है काम नहीं चलने वाला। तो फिर पहले हम लोग एक एक शब्द से परिचित होते हैं। पहला शब्द लिखा है विशेष और दूसरा शब्द है विशेषण। तो पहले हम लोग हिंदी भाषा की बात करते हैं कि हिंदी भाषा में जब विशेष और विशेषण का हमको अध्ययन करना है तो किस टॉपिक से हम शुरुआत करें कि हमें विशेष भी समझ में आए और विशेषण भी समझ में आए। तो थोड़ा सा हम लोग इसके पीछे चलते हैं, और जब पीछे चलते हैं तो देखिए हिंदी भाषा में जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, जो भी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, वो कुल 8 ही शब्द होते हैं। अब 8 शब्द यानी 8 पद होते हैं जिनका इस्तेमाल हम हिंदी भाषा में करते हैं। और ये 8 जो शब्द हैं या 8 जो पद हैं, ये सार्थक कहे जाते हैं, सार्थक शब्द। अब सार्थक शब्द का अर्थ हुआ कि जिनका कोई अर्थ हो, यानी जो अर्थ सहित हो, उन्हें हम हिंदी भाषा में सार्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक शब्द, अब हिंदी भाषा में इसका मतलब निरर्थक शब्द भी प्रयोग होता है। जब निह उपसर्ग लगा है इसमें तो निरर्थक बना है। तो निरर्थक सारी एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे कि निरर्थक कैसे बना है। तो निरर्थक शब्द भी हैं। तो आप कहेंगे सर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द दोनों इस्तेमाल होते हैं क्या? हाँ, व्यवहारिक रूप में सार्थक और निरर्थक शब्द दोनों इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप कहते हैं चाय वाय, तो जो चाय कहते हैं वो तो सार्थक है, लेकिन जो वाय कह देते हैं वो निरर्थक शब्द हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारे हम शब्दावलियां जो शब्द यूज करते हैं जो निरर्थक होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में लोग प्रयोग करते हैं, धड़ल्ले से करते हैं। लेकिन हम अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें
तो जो सार्थक शब्द हैं उनकी कुल संख्या जो है वो 8 है। 8 यानी 8 सार्थक शब्द का इस्तेमाल हम लोग बोलने में करते हैं। तो वो 8 सार्थक शब्द कौन है? एक तो पहला है जिसे हम लोग संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे कि विशेष विशेषण की क्लास में संज्ञा की चर्चा क्यों की जा रही है? तो मैं आपसे पहले ही आपको अवगत करा दूं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले अगर विशेषण कहलाते हैं, तो जब हम संज्ञा का ज्ञान नहीं रखेंगे, सर्वनाम का ज्ञान नहीं रखेंगे, तो फिर हम कैसे कह दें कि वो विशेषण होगा? तो संज्ञा और सर्वनाम की जानकारी तो हमें हर हाल में रखनी है। तो संज्ञा के साथ साथ जो दूसरा सार्थक शब्द है वो है सर्वनाम। तीसरा सार्थक शब्द है विशेषण, विशेषण। और चौथा सार्थक शब्द है क्रिया। इनको हम एक जगह रखते हैं। अभी बात करते हैं, अभी चर्चा करते हैं कि इनको हम एक जगह क्यों रखते हैं। इसके बाद जो है, जो इधर पांचवा मान लीजिए, पांचवा सार्थक शब्द है, उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। छठवां जो सार्थक शब्द है उसे कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द। सातवां जो सार्थक शब्द है उसे हम कहते हैं संबंध बोधक शब्द। एक शब्द से अभी मैं आपको परिचित कराते चलूं, ये जो बोधक शब्द लग रहा है इसका मतलब होता है बोध कराने वाला, ज्ञान कराने वाला, जानकारी देने वाला। तो कह रहा समुच्चय बोधक शब्द, यानी जो समुच्चय, समुच्चय मतलब होता है जोड़ना, जो जोड़ने के बारे में बता रहा है कि ये शब्द जोड़ता है, वो समुच्चय बोधक शब्द है। उसी तरह संबंध बोधक भी हुआ कि जो संबंध बताता है। आगे हम लोग एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी शब्द से केवल परिचित हो रहे हैं। और आठवां शब्द है विस्मयादि, विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक। तो ये क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द, ये 4 इधर हो गए और 4 इधर हो गए। यानी इन 8 सार्थक शब्दों के हमने 4 एक तरफ लिखा है और 4 को एक तरफ लिखा है। इसका मतलब इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। फिर से मैं कह रहा हूं कि विशेषण की क्लास में संज्ञा और सर्वनाम की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यही संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता जो बताता है वही विशेषण कहलाता है। अगर हमको संज्ञा का ज्ञान नहीं होगा तो फिर हम कैसे कहेंगे कि वो विशेषण है, ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है। इसलिए इस जो 4 पद आपके सामने एक तरफ एक साइड में लिखे हुए हैं, इनको हिंदी भाषा में कहते हैं विकारी पद, विकारी पद। और ये 4 जो एक साइड लिखे हुए हैं इनको कहा जाता है अविकारी पद। यानी एक अविकारी हो गए और एक जो है विकारी पद हो गए। तो विकारी का मतलब होता है परिवर्तन, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो, यानी जो हिंदी भाषा में जिस प्रकार से आए हैं उसी प्रकार से न रहें, उनमें परिवर्तन भी हो जाए। यानी जिस भाषा, जिस शब्द से जैसे जिस रूप में हैं उनमें परिवर्तन हो। और इधर लिखा है अविकारी। तो मैं आपको बता दूं, जब हिंदी भाषा में अ लग जाता है किसी भी शब्द के सामने या आगे, यानी अ उपसर्ग लग जाता है, तो उसका मतलब हो जाता है नकार, नहीं। तो इसका मतलब विकारी का मतलब हुआ परिवर्तन, तो अविकारी का मतलब हुआ परिवर्तन नहीं। यानी ये जो 4 शब्द हैं इनमें परिवर्तन होता है और जो ये 4 शब्द हैं इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो अगर हम लोग बात करें एक एक पदों की, तो संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण कहते हैं किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं, एक एक करके अगर इसका अध्ययन किया जाए। संक्षिप्त ही अध्ययन करें, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं फिर से आपसे कह रहा हूं
कि अगर इस शब्दावली पर अगर आप ध्यान दे रहे हो विशेष्य, तो ये विशेष्य वह है जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेषण पद से, और विशेषण पद से विशेषता अगर बताई जाती है और आप विशेषण जान रहे हैं कि यह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, इसका मतलब संज्ञा और सर्वनाम विशेष्य पद है, यानी यही संज्ञा और सर्वनाम है जिन्हें हम विशेष्य की कैटेगरी में रखते हैं। तो फिर केवल विशेष्य विशेषण का अध्ययन करके यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि हमें जो हमारे पाठ्यक्रम में विशेष्य और विशेषण है उसका हम पूरा अध्ययन कर सकते हैं या उसके बारे में पूरी जानकारी रख सकते हैं। इसलिए संज्ञा जानना जरूरी है, इसलिए समय तो देना पड़ेगा, बिना समय दिए कुछ हासिल नहीं। रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, तो रस्सी जो आ रही है जा रही है उस पर भी समय लगा है, इसलिए संज्ञा और सर्वनाम के विषय में तो जानना जरूरी है। अगर विशेषण को अवश्य ढंग से समझना है तो पहले हम लोग संज्ञा की बात ही करेंगे, क्योंकि संज्ञा ही वह पद है जो विशेष्य में, फिर एक बार कह रहा हूं, संज्ञा ही वह चीज है, वही पद है जो विशेष्य का कार्य करता है। तो इसलिए विशेष्य के पहले या विशेष्य विशेषण के पहले संज्ञा को जानना जरूरी है। आगे जैसे ही बढ़ते हैं, जब हम लोग विशेषण में बढ़ते हैं, विशेषण के विषय में अध्ययन करते हैं कि विशेषण कितने प्रकार का होता है। अभी हम लोग मुख्यतः देखेंगे कि विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। ये भी प्रश्न आना है, छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए हर बात पर ध्यान देना आपके लिए आवश्यक है कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। अगर कुल विशेषण की बात की जाए तो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किया है। अगर सामान्यतः कुल विशेषणों की संख्या देखी जाए तो वो 6 है। फिलहाल मूल रूप से मुख्यतः जो विशेषण है वो 4 ही हैं, तो उन 4 विशेषण की बात जरूर करेंगे, लेकिन उसमें से एक विशेषण की बात अभी करना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहां से संज्ञा और सर्वनाम को बताना है कि हमको विशेषण पढ़ने के लिए संज्ञा और सर्वनाम जानना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। तो विशेषण का एक प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, अब इसके नाम से लग रहा है कि इसमें सर्वनाम जैसा कुछ है। सार्वनामिक विशेषण कहने से अगर सर्वनाम जैसा कुछ स्पष्ट हो रहा है तो इसका मतलब मैं आपसे बता दूं कि सार्वनामिक विशेषण वह सर्वनाम जो विशेषण का कार्य करता है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो सर्वनाम के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि पहले सर्वनाम तो जाने कि सर्वनाम कौन कौन है। अच्छा, सार्वनामिक विशेषण में भी मूल सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण की बात आएगी। तो जो मूल सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो मूल सर्वनामों से बनते हैं, यानी जो मूल रूप में है। तो अब ये मूल रूप क्या है, सर्वनाम का मूल रूप क्या है? तो हिंदी भाषा में जो है मूल रूप से अगर सर्वनामों की संख्या देखी जाए, मैं संख्या के सर्वनाम के प्रकार की बात अभी नहीं कर रहा। सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन मूल रूप से अगर सर्वनामों की संख्या देखी जाए, जो मूल सर्वनाम है, फिर से कह रहा हूं, जो मूल सर्वनाम है उनकी संख्या 11 है। तो जो ये 11 सर्वनाम जब विशेषण का कार्य करते हैं तो उन्हें मूल सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और फिर से एक बार कह रहा हूं कि अगर सर्वनाम विकारी पद है, यानी इसमें परिवर्तन होता है, तो सर्वनाम में जो परिवर्तित रूप होता है, यानी जो यौगिक रूप होता है, वह यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो विकारी पद में संज्ञा भी है और सर्वनाम भी है, तो संज्ञा में भी परिवर्तन होगा और सर्वनाम में भी परिवर्तन होगा, विशेषण में भी परिवर्तन होगा, विशेषण में भी परिवर्तन होगा और क्रिया में भी परिवर्तन होगा। फिलहाल अगर मैं देखूं विशेष विशेषण से, तो क्रिया से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बार फिर से बता दूं आपको कि व्याकरण में क्रिया का बहुत बड़ा रोल होता है। क्रिया के ऊपर ही पूरे वाक्य की रचना निर्भर करती है। पूरा वाक्य क्या है, किस काल का है, कौन से वाच्य का है, क्रिया का परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है। अगर वाक्य शुद्धि देखना है, देखिए फिर से मैं एक बार आपको ले चलता हूं, तो वाक्य शुद्धि में अगर वाक्य रचना का ज्ञान नहीं होगा
कि पहले संज्ञा होगी कि पहले सर्वनाम संज्ञा होगा कि पहले विशेषण ही लग जाएगा? क्या विशेषण लग सकता है वाक्य के पहले में? क्या पहले क्रिया आ सकती है? तो वाक्य रचना भी जानना जरूरी। तो क्रिया का भी रोल है। तो क्रिया को तो बहुत डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन ये विशेषण तो पढ़ना ही है सिलेबस के अनुसार, और संज्ञा और सर्वनाम को तो जानना ही, क्योंकि संज्ञा विशेष्य है और सर्वनाम का अध्ययन इसलिए करना है क्योंकि हमको आगे विशेषण में सार्वनामिक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण में मूल सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक के बारे में जानना है। तो पहले हम लोग चर्चा जो आरंभ करने वाले हैं वो संज्ञा से है। आज केवल संज्ञा की बात करेंगे कि संज्ञा क्या है। तो आपको 6वीं 7वीं कक्षा में 8वीं कक्षा में जरूर पढ़ा है कि किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, जगह स्थान के नाम, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम यानी किसी भी वस्तु का नाम, किसी भाव का नाम हो, स्थान का नाम हो, सब संज्ञा है। तो भाव, एक चीज और मैं आपको दूं, भाव का नाम, तो भाव का नाम होगा भाववाचक संज्ञा, वस्तुओं का नाम होगा जातिवाचक संज्ञा, और व्यक्ति का और स्थान का नाम होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी अगर मूल रूप से संज्ञा भी देखी जाए तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संज्ञा है, पहले संज्ञा की ही बात करना है। तो संज्ञा के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करें तो संज्ञा कितने प्रकार की है, तो संज्ञा मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं, मैं 1 मिनट थोड़ा सा इरेज कर दूं। कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं? तो संज्ञा के प्रकार में अगर देखा जाए तो पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा प्रकार है इसका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, मैं संज्ञा तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर कहीं 5 प्रकार भी पढ़ने में आया है कि संज्ञा कुल 5 प्रकार की होती है। हाँ होती है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो यही 3 प्रकार है। होता क्या है, ये जो जातिवाचक संज्ञा है इसके 2 स्वतंत्र भेद भी हैं। कौन कौन से? एक को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, और दूसरे को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा है और जो समूहवाचक संज्ञा है, ये दोनों एक ही जातिवाचक संज्ञा के एक स्वतंत्र भेद हैं। यानी गणना के रूप में अगर देखा जाए तो इसे 4 और इसे 5 कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। संज्ञा कुल 5 प्रकार की होती है, लेकिन मूल रूप से संज्ञाएं 3 ही प्रकार की होती हैं। और फिर से कह रहा हूं, यही 3 प्रकार की संज्ञाएं विशेष्य का कार्य करती हैं, विशेष्य का कार्य करती है। इसलिए विशेष से विशेषण पढ़ने से पहले विशेष्य को जानना जरूरी है। अब जैसे मैं पहले भाववाचक संज्ञा की बात करता हूं, क्योंकि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में तो आप बड़े आसानी से पकड़ते हैं कि ये विशेष्य पद है। अगर राम नाम आ जाए, श्याम मोहन कुछ भी आ जाए नाम, तो आप आराम से पकड़ लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है और संज्ञा विशेष्य होता है। लेकिन भाववाचक संज्ञा की अगर बात करें तो एक शब्द है सुंदर। सुंदर भाववाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन अगर इसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है सुंदरता। अब ये सुंदरता शब्द क्या हो गया, ये है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा होगी और आपको लगेगा मैंने तो पढ़ा था सुंदर या सुंदरता विशेषण होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुंदरता विशेषण नहीं है, विशेष्य पद है, यानी भाववाचक संज्ञा। इसी तरह कायर है, कायर पद विशेषण है, कायर से बना है विशेषण कायरता। जो विशेष्य पद है वो कायरता हो। तो जो सुंदरता है कायरता, यानी जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वह क्या होती हैं, वह विशेष्य का कार्य करती हैं। और जब परीक्षा में इस तरह से प्रश्न बनता है तो हमारे लिए थोड़ी समस्या होती है कि ये विशेष्य है कि विशेषण है, क्योंकि जो परीक्षा में पूछेगा
वो पूछेगा निम्नलिखित वाक्य में या इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं या कितने विशेषण हैं। तो पहले विशेष्य और विशेषण की पहचान तो हमको करना ही है कि कौन विशेष्य कहलाएगा, कौन विशेषण कहलाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये तीनों विशेष्य का कार्य करेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात हम लोग करेंगे, जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे, भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे। एक एक करके सब पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले, क्योंकि हमें लिखना तो है नहीं, नोट करना नहीं है, सिर्फ पढ़ना ही है। तो जब पढ़ना है तो विधिवत पढ़, ढंग से पढ़। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी विशेष एकल अस्तित्व का ज्ञान कराती है, एक व्यक्ति, यानी संसार में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में वो केवल अकेली बनी हो, अकेला हो। तो बात आती है क्या व्यक्तियों के नाम? हाँ बिल्कुल, व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, आपका नाम हो सकता है, आपके किसी भी परिवार के सदस्य का नाम हो सकता है, भारत में या पूरे संसार में किसी का भी नाम हो सकता है, सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। एक एक करके व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करें। इस तरह से अगर देश का नाम है, किसी भी देश का नाम है, महाद्वीप का नाम है, सब व्यक्ति, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर भारत कहने से केवल एक ही भारत का बोध होता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आए। एक भारत, एक अमेरिका, एक चीन, एक जापान, तो सब एक है, एकल अस्तित्व का हमको ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद देश का नाम हो गया, शहर का नाम हो, सड़क का नाम हो, गली का नाम हो, किसी भी शहर का नाम हो, जैसे ये प्रयागराज शहर है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी सड़क का नाम है, जैसे जीटी रोड है यहाँ, तो जीटी रोड एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी गली का नाम हो, मोहल्ले का नाम हो, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी एकल अस्तित्व का हमको बोध कराते हैं, एकल अस्तित्व का हमको ज्ञान कराते हैं। तो देश का नाम हो गया, व्यक्ति का नाम हो। इसी तरह धार्मिक जितनी पुस्तकें हैं, सारी पुस्तकों का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जितनी भौगोलिक स्थलाकृतियां हैं, नदी है, पर्वत है, पठार है, झील है, झरना है, सबके नाम, फिर से मैं कह रहा हूं, एक बार फिर से देखिएगा ध्यान से, सबके नाम, यानी नदी कहने से व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध नहीं होता। लेकिन जब आप कहेंगे गंगा, तो गंगा एक नदी है, यमुना एक नदी है, कावेरी, गोदावरी, थेम्स लंदन वाली, अमेजॉन, चाहे कोई जंगल का भी नाम ले लीजिए, दोनों हैं इस नाम से, अमेजॉन नाम से। पर्वत हो गया, पठार हो गया, मरुस्थल हो गया, झील हो गया, अगर इनके नाम लेते हैं तो सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। और ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं विशेष्य का कार्य करती हैं, विशेष्य का कार्य करती है। इसलिए विशेष विशेषण अगर पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि किसी भी देश का नाम हो, भौगोलिक स्थलाकृति का नाम हो, नाम संज्ञा का मतलब ही हो। अगर आपसे कोई कह दे कि संज्ञा को एक शब्द में परिभाषित कर दीजिए, एक शब्द में, तो एक शब्द में बस नाम कह सकते हैं कि संज्ञा का मतलब होता है नाम। तो एक शब्द में हमने परिभाषित कर दिया संज्ञा का मतलब नाम। अब वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे जगह का नाम हो, सब संज्ञाएं हैं। लेकिन उस संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एकल अस्तित्व का बोध कराती है, एक है। यानी गंगा, गोदावरी, हिमालय, एटलस, राकी, जितने भी पर्वत हैं, चाहे कोई पठार है, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, इस तरह से जितने भी पठार हैं, भौगोलिक स्थलाकृतियां हैं, झील हो कोई, चाहे वो चिल्का हो, चाहे वो किसी पर्वत का नाम हो, हिमालय है, आल्पस है, कोई भी पर्वत हो, सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और सारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं विशेष्य का कार्य करती। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जातिवाचक संज्ञा। तो जो जातिवाचक, अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में और भी बहुत कुछ है, जैसे तिथि का नाम है, त्योहार का नाम है, किसी दिन का नाम है, किसी महीने का नाम है। अच्छा, नाम यानी महीनों में जनवरी से लेकर दिसंबर तक सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। अगर सप्ताह में कहा जाए तो सोमवार से लेकर रविवार तक सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। इसलिए जातिवाचक संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किसी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का पर्टिकुलर एकल अस्तित्व होता है, यानी एक है, एक के अलावा कुछ नहीं। लेकिन जब हम जातिवाचक संज्ञा में आते हैं तो जिससे एक से अधिक पद का बोध होता है, तो जब एक से अधिक पद का बोध होता है, इसका मतलब, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो पेशा को बताने वाले जितने शब्द हैं, पेशा जो भी है, जैसे मेरा एक पेशा है, मैं अध्यापक हूं,
तो अध्यापक क्या हो गया? जातिवाचक। एक अध्यापक कहने से किसी एक अध्यापक का बोध नहीं होता, लेकिन अगर हमारा आप नाम ले तो मैं व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन केवल अध्यापक कहिए, वकील कहिए, डॉक्टर कहिए, इंजीनियर कहिए, लोहार कहिए, बढ़ई कहिए, नाई कहिए, ये एक पेशा को बताएं, वकील हो गया, ये सब पेशा को बताने वाले शब्द हैं और ये सब जातिवाचक संज्ञा है। और अगर जातिवाचक संज्ञा है तो ये संज्ञा विशेष का कार्य करेंगी, तो फिर ये जितनी भी जात पेशा को बताने वाले शब्द। इसके बाद उपयोगी वस्तुएं हैं, जितनी भी आपके आसपास की उपयोगी वस्तुएं हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा है। इवन जो आप पहने हैं, जिससे लिख रहे हैं, जिसे पढ़ते हैं, जो पहनते हैं, वो सब जो आपके पूरे घर में जितनी भी उपयोगी वस्तुएं हैं, चाहे वो चौका हो, बेलन हो, बर्तन हो, दीवार हो, पंखा हो, घड़ी हो, बोर्ड हो, ये सब उपयोगी वस्तुएं हैं। और इनके कहने से किसी एक वस्तु का बोध नहीं होता। पंखा कहने से किसी एक पंखे का बोध नहीं होता। किस पृथ्वी पर, इस धरती पर एक ही पंखा वो बना, इसलिए सब जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह जो पशु हैं, पक्षी हैं, अगर इनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं, क्या करते हैं लोग, कभी अपने पेट का, अपने डॉगी का नाम रख देते हैं, तो जब नाम रख देंगे तब तो वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर कुत्ता कहा जाए, बिल्ली कहा जाए, खरगोश, बंदर, कुछ भी किसी भी जानवर को कहा जाए, सब जातिवाचक संज्ञाएं। इसलिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ये दोनों जो संज्ञाएं हैं, ये क्या करती हैं? विशेष का कार्य करती हैं। तो जब संज्ञा विशेष का कार्य करती है तो भाववाचक संज्ञाएं भी करेंगी। और सबसे ज्यादा मामला विशेष में फंसता है यहां कि भाववाचक संज्ञा क्या है, और भाववाचक संज्ञा जातिवाचक और व्यक्तिवाचक से थोड़ा इतर है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल रूप में है और कुछ यौगिक रूप में, यानी इनका निर्माण किया जाता है। तो हमने आज व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के विषय में अध्ययन कर लिया है। जब अगली क्लास में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, तो भाववाचक संज्ञा के विषय में थोड़ा डिटेल में चर्चा करें। लेकिन फिर से मैं एक बार आपसे बता दूं कि हम संज्ञा और सर्वनाम के विषय में इसलिए चर्चा किए हैं क्योंकि आगे चलकर विशेषण और विशेष्य के लिए ये दोनों पद उपयोगी हैं। हिंदी भाषा में जो 8 शब्द प्रयोग होते हैं, सार्थक शब्द, उनमें से विकारी जो है, यानी जिसमें परिवर्तन होता है, वो संज्ञा और सर्वनाम है। ये सब आपके काम आने वाला है, कोई अलग से कोई चीज आप नहीं पढ़ रहे। तो जब संज्ञा और सर्वनाम हमारे लिए विशेष का कार्य करने वाले हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम के विषय में तो अध्ययन करना जरूरी था। इसलिए हमने संज्ञा में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक की बात की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो फिर भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं। ओके, थैंक यू।